चलो शुरू करते हैं। आज थर्ड लेक्चर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लगा दिए हैं और बाकी कुछ क्वेश्चन अगर हमको भेजना होगा तो सेंड कर देंगे PYQ से। ठीक है। यहाँ पर कुछ पिछला लेक्चर का क्वेश्चन होगा और कुछ आज जो पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टी एक लेक्चर में देखे हैं और एक लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा देखे थे। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन था, नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन था। ठीक है। उसी में एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी हम लोगों ने पढ़ा है और उसके बाद फिर है मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर वो लिक्विड फॉर्म में कभी हॉट था तो कभी कोल्ड था और कभी गैस के फॉर्म में मतलब कि स्टीम था। इतना सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बोले थे कि एक एक्स्ट्रा इसमें 2 पॉइंट और था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला और एक था मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन। ठीक है। तो मेटल्स के साथ जो एसिड का रिएक्शन था वो हम वीडियो सेंड कर दिए थे जो पढ़ाए हुए थे पहले भी। उसका देखे हो वीडियो, मतलब जो वीडियो सेंड किए थे वो देख लिए हो, देखे हो तुम लोग भी? चलो ठीक है। और अगर नहीं देखे हो तो उतना अगर याद है दिमाग में तो सही है। और उसमें इंपॉर्टेंट जो है ना नाइट्रिक एसिड वाला है, समझे? क्योंकि मेटल्स के साथ जब भी हम लोग एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है मोस्ट ऑफ द केस। लेकिन HNO3 जब आ जाता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता है। कौन सा गैस लिबरेट होता है? H2O, वाटर। ये गैस वहां लिबरेट नहीं होता, वहां सीधा वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कैसे होता है? तो बोलते हैं HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस, पहले तो एसिड है तो उसके साथ हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होना था, लेकिन HNO3 जो है वो बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके कारण वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जाकर के लग गया और वो क्या बना दिया? वाटर बना दिया। ठीक है, यही था ना उसमें। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो क्या ही कहना हम लोगों का, है कि नहीं? रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग का सवाल नहीं रुकना चाहिए। अगर रुक रहा है तो एक बार देख लो क्वेश्चन कर करके, उसके बाद पूछ लो। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड भी बोलने वाले हैं आज। ठीक है। एक बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले आयोनिक बॉन्ड। एक और बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, वो अगले चैप्टर में पढ़ना है। मतलब कार्बन एंड कंपाउंड में। इस चैप्टर में हम लोग को आयोनिक बॉन्ड पढ़ना है। ठीक है। सिंगल बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे, मन होगा तो डबल बॉन्ड भी देख सकते हो। ठीक है। हालांकि ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब मिला जुला करके पढ़ाया जाता है 11th क्लास में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन वे में। ठीक है। वहीं पर तुमको पता चलेगा कौन सा बॉन्ड ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ज्यादा ताकतवर होता है ना, नहीं पढ़ना होता है। ठीक है। क्योंकि वहां पर बहुत सारा ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी तुम लोगों को सिखाया जाएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा वहां पे। ठीक है। फिर भी यहाँ काफी कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या सभी को मेटल्स का डिफाइन मालूम है? मेटल्स का डिफाइन मालूम है? क्या होता है? अच्छा, जो डक्टिलिटी शो करे, मैलिएबल हो, सोनोरस हो। अरे गधे, ये फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे हो तुम। ये तुम फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे हो, तुम डिफाइन नहीं बता पाए हो। जैसे एसिड का डिफाइन 7 क्लास के बच्चों को बताया जाता है? नहीं बताया जाता। एसिड का डिफाइन क्या बताया 7 के बच्चों में? विच टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड इज नोन एज एसिड, ऐसे करके बता दिया जाता है। वो क्या था असल में? फिजिकल प्रॉपर्टी था। क्या एसिड का डिफाइन हम लोग 10th क्लास में थोड़ा बहुत ही जान पाए हैं? ठीक है। एसिड भी बहुत हम लोग नहीं जान पाए। क्या जाने हम लोग एसिड का डिफाइन? जो H+ रिलीज करता हो, जो H+ रिलीज करता हो। और कुछ कुछ जो प्रॉपर्टी था उसी को इसमें रख देते हैं, बोलते हैं हाँ डिफाइन हम लोग को मालूम हो गया। मेटल्स में भी हम लोग का यही हाल है, अभी तक यही सीखते आ रहे हैं कि जो डक्टिलिटी शो करे, मैलिएबिलिटी शो करे, ठीक है, सोनोरस हो, ये सब चीज को हम लोग मेटल बोल देते हैं। ठीक है। मेटल का यहाँ पर डिफाइन किया जाता है कि वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखता हो। ठीक है। द एलिमेंट विच हैज द टेंडेंसी या विच हैज द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज मेटल्स। क्लियर है यहां तक? चलिए तो लिख लेते हैं। द एलिमेंट which has tendency
टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी मतलब एबिलिटी भी लिख सकते हैं, टेंडेंसी की जगह और क्या लिख सकते हैं, एबिलिटी लिख सकते हैं, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। तो ये मेटल ये जो होता है ये लूज क्यों करता है इलेक्ट्रॉन, मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है। जैसे अगर हमारे दिमाग में मेटल जब बोलते हैं तो सोडियम आता है जी, ठीक है, आना चाहिए, सोडियम आना चाहिए, मैग्नीशियम आना चाहिए, एल्युमिनियम आना चाहिए, जो 20 के पहले है, गोल्ड सिल्वर ये सब भी है। तो ये सब को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, ठीक है। लेकिन हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना बढ़िया से जानते हैं कि इसका हम लोग आसानी से बता पाएंगे, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, कैल्शियम का, पोटेशियम का, इस सब का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं ना। याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि 9th क्लास में जो भी पढ़े हैं सारे भूल गए हैं, कोई बात नहीं, याद दिलवा देंगे, है कि नहीं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये भी नहीं याद है, कोई बात नहीं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। सबसे पहला सेल यहाँ के, उसके बाद एल, उसके बाद एम और इसके बाद हम लोग इसी पे 20 तक जो है एटॉमिक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट्स वाला प्रोसेस पे कर लेंगे। पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2। दूसरा में कितना जाता है, 8। तीसरा में कितना भेजेंगे, 8 ही भेजेंगे। चौथा में कितना भेजेंगे, 8 ही भेजेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पहला में 2 दे दिए, दूसरा में 8 दे दिए, पहला में ज्यादा से ज्यादा 2 ही रख सकता है। इसका भी रीजन अभी हम लोगों को नहीं पता है, रीजन क्या है इसका नहीं पता है, वहां पर तुम लोग को इसका एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाया जाएगा, समझ गए। ऊपर के क्लास में इसका एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाया जाएगा कि 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों रख पा रहा है, समझ गए। हाँ, तो पहला सेल में कितना चला गया जी, 2 इलेक्ट्रॉन। पहला सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, दूसरा में कितना रख सकता है, 8। और तीसरा में भी 8, इधर 8 ही अभी दे देंगे, ठीक है। तो 2 और 8 क्या हो गया, 10। कितना बचा अब इसमें से, 1। तो लास्ट वाला ऑर्बिट में, लास्ट वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन गया। इधर साक्षी लास्ट में कहा कितना गया जी, 1 इलेक्ट्रॉन। कोई भी मेटल, ये कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी खोजता है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन्स ये गेन हो जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाता है, या फिर शेयर कर देता है। शेयर वाला जो पार्ट है अभी जो बोले हैं उसको अभी थोड़ा सा दूर रखना, उसको समझाएंगे, ठीक है। जो एग्जैक्टली शेयरिंग क्या होता है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, ठीक है। हम लोग इसमें आयोनिक बॉन्ड पे ही पूरा फोकस करने वाले हैं, फिर भी शेयरिंग थोड़ा सा बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट में इसका कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है यहां पर से, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा तो लास्ट वाला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 8। अरे एक यहां से ना लूज करेगा, जिससे थोड़ी लूज करेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा लास्ट में। और अगर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहा, इसका क्या मतलब है कि वह स्टेबिलिटी गेन कर लिया, ठीक है। अब देखो सोडियम, ठीक है, ये क्या होगा, तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर लिख दिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब समझो यहां पर सोडियम जो था ये न्यूट्रल स्टेट पे था सोडियम, तो यहां पर इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल स्टेट है ना, ठीक है, न्यूट्रल स्टेट है, कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर Na प्लस आ गया, ये सब चीज जो 9 क्लास में सीखना होता है, चलो कोई बात नहीं, फिर से सिखा लेते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन टोटल था जी सोडियम के पास, और अब कितना बोल रहा है, Na प्लस हो गया। Na प्लस क्यों हो गया होगा सर, तो 11 इलेक्ट्रॉन, तो एक न्यूट्रल एटम के पास जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। 11 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी इसके पास कितना होगा, 11। लेकिन यह स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया है, देखो इलेक्ट्रॉन निकाल के बगल में रख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बगल में। इसका क्या मतलब है, 1 इलेक्ट्रॉन बगल में और प्लस यहाँ क्या बन गया, 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है जी, 11 प्रोटॉन। ये देखो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन था ना, किसमें, सोडियम के पास। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया क्योंकि आउटर मोस्ट पे था, तो बोले चलो छोड़ देते हैं। अब इसके पास रह गया 10 इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन रह गया, 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ मौजूद होता है, न्यूक्लियस में, और प्रोटॉन कभी भी छोड़ नहीं सकता और प्रोटॉन कभी भी गेन नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना ही नहीं कि सर जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ा ना वैसे प्रोटॉन को भी छोड़वा दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जितना प्रोटॉन था अब उतना इलेक्ट्रॉन नहीं रहा,
तो प्रोटॉन का प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा रहता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज लेके बैठा रहता है। ज्यादा प्लस किसका है? प्रोटॉन का। अरे 11 बार प्लस है यहाँ, और यहाँ 10 बार माइनस है, तो क्या यहाँ +1 का चार्ज जनरेट हुआ, और ये किसके पास जाएगा? सोडियम के पास जाएगा, चला गया Na+, है ना। और ये एक इलेक्ट्रॉन बगल में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया क्यों ऐसे लिखे हैं? जो क्या ये वाला चीज, ये तो मन में चला ना, ये क्यों लिखे ऐसे, वो यहाँ लिखे यार, यहाँ पे प्लस का साइन कहां से आ गया, वो लिखे, समझे, समझाने के लिए। तो अब हम लोग को ये सब 10वां में नहीं पढ़ना था, ये सब 9वां में ही पढ़ना था, ठीक है। वो समझाने के लिए बस हम यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे? इतना सारा तो दिमाग में हर बार कैलकुलेशन जाएगा नहीं, याद कैसे रखेंगे? तो इसको देखो, एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया कि जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो लूज करते तो अपने अंदर में पॉजिटिवनेस आता है, ठीक है। कोई भी चीज दान अगर हम करते हैं तो अपने अंदर में पॉजिटिव का फीलिंग आता है जी। जितना दान करेंगे उतना बार पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया? कितना इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है? ये लूज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एक बार पॉजिटिव आया। Na के ऊपर कितना और प्लस है? एक बार। और जितना और प्लस हुआ बगल में एक इलेक्ट्रॉन, उतना लिख दिए। क्लियर है यहां तक? चलिए, अच्छा ये तो सर आप मेटल का बता दिए, ऐसा कहानी चलता है, ठीक है। चलो एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम। कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। तो पहला पे जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा पे जाएगा 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10, और तीसरा पे जा सकता था 8, लेकिन बचा कितना इसके पास? 2, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन दिए। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद फिर मैग्नीशियम, यहां से ऐसे तीर बनाए और यहां लिख देंगे मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन। लूज कितना करेगा? लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कितना करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो Na के पास कितना और प्लस चला जाएगा? 2 बार प्लस, और जितना बार प्लस, अच्छा Mg के पास कितना और प्लस आएगा? 2 बार। और कितना इलेक्ट्रॉन हटा दिया है वही ना यहाँ पे लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हटाया है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में ऐसे करके लिखते हैं। क्लियर हो गया है कैसे लिखते हैं इसको? चलो, तो ये तो मेटल्स का लिख दिए। नॉन मेटल्स पे आते हैं। तो इसमें तो था सर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये लूज कर देता था। नॉन मेटल क्या करता है? तो नॉन मेटल गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को। क्या करता है? गेन करता है, और नहीं तो एक और चीज करता है, गेन के अलावा शेयरिंग भी करता है। दूसरा चीज क्या करता है? ये शेयरिंग भी करता है। इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड जो है, जब पढ़ते हैं तो यहां पर बताया जाएगा कि मोस्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बनता है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स के वजह से, ठीक है। कुछ कुछ नालायक मेटल भी है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में फिर हम लोगों को 10 में नहीं पढ़ना है, ठीक है, बहुत कम पढ़ना है हम लोगों को। नॉन मेटल्स एक्सेप्शन कहाँ है, ठीक है, रीजन दिया जाएगा ना, वो एक्सेप्शन क्यों है उसका अगर रीजन दे दिया जाए, ठीक है, तो मन में तसल्ली तो आ जाता है, ठीक है। नॉन मेटल्स में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? द एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी, फिर से टेंडेंसी, कितना बढ़िया शब्द लग रहा है टेंडेंसी, है ना। हाँ, याद रख लेना, नहीं तो पता चला एग्जाम में सर जो क्या चीज तो होता है इलेक्ट्रॉन लेता था ना, तो उसको क्या चीज तो बोलते थे, उसका एगो शब्द बताइए इंग्लिश में, ऐसे करके पूछेगा, एकदम बढ़िया से याद रखना है। टेंडेंसी टू गेन या फिर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ई पर माइनस रख रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे नहीं एग्जाम में लिखते, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पूरा लिखते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ई माइनस ऐसे लिख सकते हैं, ये केमिकल ये इक्वेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन जब डिफाइन लिखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। द एलिमेंट विच इज टेंडेंसी टू गेन या फिर ये शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन मेटल बोलेंगे। चलो यहाँ पर लेते हैं नॉन मेटल। जैसे ही बोलते हैं तो सल्फर दिमाग में आना चाहिए, क्लोरीन दिमाग में आना चाहिए, एकदम जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे, ठीक है। ऐसे नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में एको को नॉन मेटल दिमाग में नहीं आया तो कोई काम का नहीं है पढ़ाई, फिर समझे, सच में पढ़ाई काम नहीं आएगा, फिर भूल जाओगे कुछ दिन में। जैसे कुछ बोलते ना तो तुम 1-2 नॉन मेटल के बारे में सोच लो, ठीक है, और हम भी बोल देते हैं, चलो सल्फर का सोच लो, क्लोरीन का सोच लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरीन का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन कितना नंबर पे है जी? तो 17 नंबर। हाँ, जिसके बारे में सोच रहे हैं उसका कम से कम एटॉमिक नंबर याद रखेंगे।
जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, ये तीनों चीज सेम होता है। ठीक है, चलिए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। कितना है? 17। तो पहला सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2। दूसरा पे कितना जाएगा? 8। 2 और 8 क्या हो गया? 10। तीसरा पे कितना जाएगा? 7। 10 और 7 17। अब सोचो 7 इलेक्ट्रॉन दान करने में इसको ज्यादा फायदा था या एक इलेक्ट्रॉन को किसी से मांग लेने में ज्यादा मतलब आसानी पड़ेगा? इसको मांग लेने में ये जो आसानी पड़ेगा, जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एनर्जी लेवल का है खेल। समझ गए कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ना बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है तो एनर्जी का जरूरत होता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है तो एनर्जी का जरूरत होता है। ठीक है, दोनों में अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो ना ही लूज हो पाएगा ना ही गेन हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब एनर्जी लेवल्स का फॉर्मूला आता है, एनर्जी लेवल्स का फॉर्मूला आता है। इस तरह से फॉर्मूला ठीक ठाक बच्चा रहेगा ना ऊंचे क्लास में, इस तरह से फॉर्मूला याद रहता है ना कि इसका ये एटॉमिक नंबर बोला, एनर्जी लेवल कैलकुलेट करके एकदम फटाक से मुंह पर बोल दिए। समझे, इस लेवल का याद रहता है, वहां पे एनर्जी लेवल ही सबका याद रहता है। समझे कि कौन सा सेल में कितना एनर्जी लेवल, ये सब याद रहेगा। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं रहेगा वहां पे। तो पहला, दूसरा और तीसरा सेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो उससे कम एनर्जी लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। तो ज्यादा आसान क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना। चलिए, तो यहां पर क्या था जी? क्लोरीन। क्या था यहाँ पे? क्लोरीन। इसको कितना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, क्लोरीन को क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर क्लोरीन के साथ लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन प्लस में, क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या चला जाएगा? क्लोरीन माइनस। क्या चला जाएगा? क्लोरीन माइनस। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको पास गया, पहले से इसके पास 17 प्रोटॉन होगा और 17 इलेक्ट्रॉन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तब 17 प्रोटॉन तो रह गया लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 18। पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब 18। तो सोचो अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा कि निगेटिव चार्ज बढ़ा? निगेटिव चार्ज कितना ज्यादा बढ़ा? तो एक बार ज्यादा बढ़ा, क्योंकि 17 प्रोटॉन पहले से था और 17 इलेक्ट्रॉन पहले से था। एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तब 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, है ना? तो एक बार निगेटिव ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव, तो एक बार निगेटिव ज्यादा होगा, तो इसीलिए क्लोरीन पे माइनस। दिख गया ये कैसे होगा? चलो सल्फर का तुम लोग खुद से बना के दिखाओ। चलिए, तो यहां तक तो समझ में आ गया कि ये इसमें देखो क्या होगा, हो रहा होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो गेन मतलब प्लस हो जाना इलेक्ट्रॉन्स का, हो रहा है जी। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स का प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा था? सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, है ना? सोडियम प्लस लिख दिए, मतलब सोडियम से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकल गया है, वो समझ गए, मतलब कि लूज कर दिया। तो ये चीज क्या है? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके बारे में सीख लेते हैं थोड़ा सा। बहुत तो नहीं सिखाएंगे, बहुत कुछ थोड़ा बहुत जो और ज्यादा सीखना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह बनाना होगा, तो हम लोग अगले चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड में सीखेंगे। क्या है ये सल्फर वाला जी? कि पूरा नहीं लिखा है? एकदम गधे। क्या सल्फर वाला कर लिए हो रिएक्शन? ये इलेक्ट्रॉन्स का सल्फर पहला पे 2, 8, 10 और 6 16। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर लिख देते हैं सल्फर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लिख दिए। तो क्या हो जाएगा? सल्फर पर 2 माइनस, खत्म हो गया। अब हम लोग यहां पर लगाते हैं एक टॉपिक, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा सुनो इधर, जैसे 2 भाई है, मानो दोनों को सेम कपड़ा होता है, ठीक है? अगर आयुष पीयूष दोनों जुड़वा भाई एकदम सेम साइज का रहता, ठीक है, तो आयुष जिस स्कूल में जाता या जिस ट्यूशन में जाता, उस ट्यूशन में पीयूष नहीं जाकर के कोई और ट्यूशन में जाता। आयुष जो अपने लिए 6 कपड़ा खरीद करके रखा हुआ है और पीयूष अपने लिए 5 कपड़ा खरीद के रखा हुआ। टोटल कितना कपड़ा उसके घर में? 12। 6 × 5 = 30 नहीं करना है, 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 कपड़ा।
क्या आयुष उन 11 कपड़ा को पहन पहन करके ट्यूशन आ सकता था फ्लेक्स मारने के लिए? 2 सप्ताह तक कपड़ा चेंज नहीं हो रहा है इसका, मतलब कपड़ा मैच नहीं हो रहा, हर दिन चेंज कर करके आ रहा है कि नहीं है? तो आयुष का जो रिक्वायरमेंट है, आयुष जो चाह रहा है कि नहीं हम फ्लेक्स करें कि 2 सप्ताह तक मेरा कपड़ा जो रिपीट नहीं हो, समझे? अच्छा, वही सेम चीज इधर 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 देखेंगे, वही सेम चीज पीयूष भी कर सकता है। तो पीयूष के पास यहां पर कितना कपड़ा दिख रहा है जी? 11 कपड़ा दिख रहा है। और आयुष के पास भी कितना कपड़ा दिख रहा है? 11 कपड़ा। लेकिन क्या दोनों के पास 11 कपड़ा है? दोनों के पास टोटल 22 कपड़ा है मिला करके? नहीं है, है ना? है, यही चीज हो रहा है। चलो इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं। आयुष के पास 6 कपड़ा अपना था, पीयूष वाला 3 को चाहिए था क्योंकि इसको 3 को पीयूष वाला अच्छा लगता था। अब आयुष के पास कितना कपड़ा, मतलब कि अगर पहन करके ट्यूशन आना चाहे तो कितना हो जाएगा? 9। समझ गए? अच्छा, पीयूष भी के पास इसके पास पहले से 5 कपड़ा है, ठीक है, और पीयूष को भी आयुष का 3 कपड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, या 2 कपड़ा अच्छा लग रहा है, या 4 कपड़ा, जो भी है, तो इसको अगर पहनना चाहेगा तो ये पीयूष भी जहां जाएगा वहां पर क्या लगेगा सामने वाले को कि इसके पास 8 या 9 कपड़ा है कि नहीं है? यही चीज है शेयरिंग। ये चीज क्या है? शेयरिंग। अब समझो यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्या है जी? क्लोरीन। थोड़ा सा हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले, एकदम जस्ट इसके बाद वही पढ़ने वाले, ठीक है? थोड़ा सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसी चीज को बोलते हैं। समझो यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब एक साइंटिस्ट है लुईस, वो क्या बोलते हैं? ब्राउनस्टेड लुईस नाम है। नहीं, 2 अलग अलग साइंटिस्ट है। ब्राउनस्टेड वो अलग साइंटिस्ट का नाम है, लुईस का फुल नेम हमको याद नहीं है। लुईस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला ना कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग डॉट्स के फॉर्म में या फिर क्रॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको डॉट के फॉर्म में और नहीं तो फिर क्रॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो भूल गए होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेना। और कहां लिखोगे इसको? कॉपी के सबसे टॉप पे, जो ये वाला भाग होता है कॉपी है ना जी, इधर बाकी यहाँ टॉप पे जगह खाली रहता है वहां पे लिख लोगे, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सेल। तो ये जो लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसी चीज को हम लोग डॉट के फॉर्म में या फिर क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्लोरीन, तो भाई जब तक तुमको बढ़िया से इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद है, ठीक है, इसीलिए 9वीं क्लास में वैसे याद करवाए थे, है ना? होमवर्क देते उसको पीटते थे। हाँ, क्यों पीटते थे? इसीलिए ना कि यहाँ काम आएगा तुम लोगों को, ठीक है? ऐसे ही फालतू में सब चैप्टर नंबर 1 को सुने थे होमवर्क के रूप में, नहीं सुनते थे। क्यों? कोई काम नहीं है, बोल पा रहा है ठीक है, नहीं बोल पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, समझे? लेकिन उसका काम आगे साल आएगा, इसीलिए वहां पर कंपाउंड बनाने के चलते पीटते थे कि जो नहीं बना पाता है उसको पीटते थे, ठीक है? यहाँ क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है जी? क्लोरीन के पास 17। कितना है? 17। पहला में 2 चला गया, दूसरा में 8 चला गया, 8 2 10, कितना बचा? 7। लास्ट वाला सेल में तो 7 ही इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 4 6 7। ये 2 लिख रहे हैं ना, ये भी इस साल का पढ़ाई नहीं है, बाद का पढ़ाई कि 2 लिखते हैं। इसको लोन पेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। समझ गए? लोन पेयर सुना हुआ है पहले से। चलो, ये लोन पेयर इसको बोलते हैं। तो 2 4 6 और 1 7। और यहां पर भी एक क्लोरीन ही है। अब देखो क्यू क्लोरीन पर Cl2 लिखा मिलेगा बार बार, वो यहां पर तुमको रीजन मिलेगा, ठीक है? क्लोरीन, और यहां भी क्या है? क्लोरीन। अब इस क्लोरीन को 8 चाहिए। दोनों जुड़वा भाई, दोनों के पास 7-7 कपड़ा, ऐसा समझते हैं। लेकिन इसको 1 कपड़ा इसका पसंद है, हमको चाहिए 8 कपड़ा, ठीक है? 7 दिन अलग अलग पहन करके जाएंगे और जिस दिन फंक्शन रहेगा उस दिन एगो और अलग पहन के जाएंगे, ठीक है? 8। समझ गए? इसको भी कितना चाहिए? 8 कपड़ा इसको भी चाहिए, ऐसा समझो, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये क्या करेगा? बोलेगा ये क्या करेगा ना कि तुम्हारा एगो इलेक्ट्रॉन हम रख लेते हैं, और ये कहता है कि तुम्हारा भी 1 इलेक्ट्रॉन हम रख लेते हैं। तो उससे बढ़िया कहता है ना कि रखता क्यों है अलग अलग, दोनों अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन ना कमिटी में डाल दो। क्या कर दो? कमिटी में डाल दो। सुने हो कभी नाम ही कमिटी? आजकल ही मार्केट में चला हुआ शब्द है। मतलब देखो, हम भी अभी महीने का 5,000 सेविंग के नाम पे एक कमिटी में डालते हैं, मतलब एक जगह रखते हैं। तो यहाँ पर 10 आदमी है, 10 में से 5,000 सब रखता है, ठीक है? तो हर महीना कितना रुपया जमा हो रहा है? 50,000 रुपया जमा हो रहा है, ठीक है? अब मानो 4 महीना तक जमा हुआ पैसा,
तो 2 लाख रुपया जमा हो गया। अब किसी एक आदमी को 60,000 चाहिए तो कमेटी से 60,000 रुपया उसको दे देगा, उसको जरूरत था, है ना। तो यही ना हुआ शेयरिंग जी, है ना। 60,000 किसी और आदमी को 50,000 चाहिए था, उसको दे दिया 50,000, फिर भी अभी भी कमेटी में 90,000 रुपये के आसपास बचा हुआ है। 2 लाख रुपया जमा हुआ था ना, ठीक है। तो जितना भी जमा हुआ था तभी भी कुछ बचा हुआ है, अभी भी पैसा सब लोग डाल रहा है उसमें, अभी पैसा सब लोग उसमें डाल रहा है, समझ गए। तो पैसा इतना सारा हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया, अब इकट्ठा हो गया तो जिसको जितना जरूरत है उसको दिया जा रहा है और वो फिर महीने महीने उसको चुकाएगा, समझे। हाँ, और सबका ये रहता है लिखा, मतलब लिखा हुआ, किसी का ये नहीं है कि ज्यादा कोई जमा कर लेगा या ज्यादा कर्जा ले लेगा। हाँ, इसमें नुकसान भी है, जो लोग पैसा जमा कर रहा है, एक आगो ऐसा रहता है कि पैसा लेके उड़न छू हो गया, समझ गया, वो सब दूसरा चीज है। हाँ, चलो यहाँ पर देखो, क्लोरीन दूगो था, दोनों क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है। ये देखो दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है, देखो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉन्ड बना लेता है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बना लेता है, एक बॉन्ड बना लेता है। इसी चीज को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये कोवैलेंट बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जहां पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बॉन्ड बने उसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सो क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ इसकी वजह से सिंगल बॉन्ड, दोनों को मिला दिए तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, खत्म हो गया। देखो यहां पर क्लोरीन कितना हो गया जी, टोटल 2 हो गया। दोनों क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बना हुआ है, तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन ऐसे बना हुआ है, समझे। ये है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। हाँ, नहीं इसमें क्या नहीं समझने वाला बात था जी। हाँ हाँ जी, कहीं भी लिख सकते हैं, वैसा कुछ नहीं। गधा कैसे मिलाएंगे, नहीं अभी बोले दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है, देखो यहाँ पे, जैसे कि चलो यहाँ पे डॉट को 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ला के रख देंगे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देंगे, लो हो गया, हो गया। बस एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के रख देंगे, ठीक है, जिससे दोनों का काम पूरा हो जाए, समझे। इसी चीज को क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं आयोनिक बॉन्ड पढ़ने के लिए, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, अब आयोनिक बॉन्ड पढ़ते हैं। लिख लो जल्दी से इसको। चलो इधर देखो, हेडिंग लगाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, याद करते हैं ये पढ़ते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या बोला है कि किसी भी एलिमेंट को, किसी भी मेटल या फिर किसी भी नॉन मेटल को हम लोग उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये डॉट के फॉर्म में नहीं तो फिर क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही चीज है। चलो तो तुम लोग सोडियम का डॉट फॉर्म में जल्दी से रिप्रेजेंट करके दिखाओ, क्लोरीन का दिखाओ, मैग्नीशियम का दिखाओ, एल्युमिनियम का दिखाओ, सल्फर का दिखाओ, चलो नाइट्रोजन का, चलो जल्दी जल्दी करो तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी सबका बनाओ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। चलो एक करके दिखा देते हैं। यहां पर सोडियम है, सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11। तो लास्ट सेल में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका मात्र 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1। तो यहाँ सोडियम और इसके बगल में एक बिंदु दे दिए, खत्म हो गया। तो लास्ट सेल में एक ही ना है जी। क्लोरीन में लास्ट सेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में कितना है लास्ट सेल में 7, तो 7 डॉट दे देना। चलो जल्दी दे दो, बना सब। हाँ चलो, सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, 16, लास्ट सेल में होगा 6। एल्युमिनियम का टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 13, लास्ट सेल में होगा 3। मैग्नीशियम का होता है टोटल 12, लास्ट सेल में होगा 2। क्लोरीन का होगा 17, लास्ट सेल में होगा 7। नाइट्रोजन का होता है 7, लास्ट सेल में होगा 5। समझ गए। तो जितना जितना डॉट दे देना उतना उतना हम यहाँ पे लिख दिया नंबर, डॉट दे दो उतना या क्रॉस दे दो, ठीक है, खत्म हो गया ये। अब शुरू करते हैं आयोनिक बॉन्ड। हमको लग रहा था कि तो तुरंत एकदम 10 मिनट में इतना पढ़ा देंगे, 12 मिनट में, लेकिन टाइम लग जाता है।
आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? यहां पर पहले समझते हैं, उसका डिफाइन लिख लेंगे। तो देखो सबसे बढ़िया ना NaCl, आयोनिक बॉन्ड जब भी पढ़ेगा, कहीं भी कुछ भी पढ़ेगा आयोनिक बॉन्ड के बारे में, सबसे पहला बॉन्ड बना के दिखाया जाएगा NaCl का, क्योंकि हम लोग NaCl से बहुत ही ज्यादा रूबरू हो रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा वाकिफ है इस ये कंपाउंड से। क्या है? NaCl। देखो सोडियम के पास लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है जी? एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के पास लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 4, 6 और 1, 7। क्या सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार है? क्या क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए तैयार है? चलिए, तो इसका लूज हो रहा है और कहां जा रहा है? क्लोरीन के पास। ऐसे तीर दिखा दिए। अब क्या यहां पे सोडियम से लूज हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें प्लस चला जाएगा। और क्या यहां पे क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इसके पास माइनस चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर दोनों के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनेगा। और वो बॉन्ड बनेगा बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। और ऐसा फोर्स जिसके वजह से दो चीज अट्रैक्ट हो, और वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से अगर अट्रैक्शन हो, तो उस तरह के फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दुनिया का सेकेंड मोस्ट पावरफुल फोर्स होता है। सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है। और दुनिया का सेकेंड मोस्ट पावरफुल फोर्स कौन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से बॉन्ड बन रहा है सोडियम और क्लोरीन के बीच में। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और ये आयोनिक बॉन्ड बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। समझ गए? आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? बहुत ही ज्यादा मजबूत। अब अगर आयोनिक बॉन्ड बहुत ही ज्यादा मजबूत है, तो मतलब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे को जकड़ के एकदम रखा हुआ है। तो क्या जब इसको हम तोड़ना चाहेंगे, इसको हम तोड़ना क्या हैमर लगा के? नहीं, मेल्ट वगैरह करना अगर चाहेंगे, ठीक है, या फिर सोडियम और क्लोरीन अलग करना चाहेंगे, तो क्या इसमें बहुत ही ज्यादा हम लोगों को एनर्जी चाहिए होगा इसको अलग करने के लिए। ठीक है, अगर इसको मेल्ट भी करना चाहेंगे तो क्या बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जोर से जकड़ा हुआ है। ठीक है, अरे दो लोगों के बीच में बहुत ही गहरा दोस्ती होता है, तो दोनों को दोस्ती तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा साजिश रचना पड़ेगा कि नहीं रचना पड़ेगा। ठीक है, वैसा ही होता है यहाँ पे। सोडियम और क्लोरीन का दोस्ती जो है वो आयोनिक बॉन्ड, किस बॉन्ड की वजह से दोनों एक जगह पे रह रहा है? आयोनिक बॉन्ड की वजह से। आयोनिक बॉन्ड बना कैसे था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है? तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दुनिया का सेकेंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, और इसके वजह से आयोनिक बॉन्ड भी बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। अब आयोनिक बॉन्ड के वजह से अगर NaCl बना है, तो इसको हम लोग मेल्ट भी करना चाहेंगे, इसका बॉन्ड को ब्रेक भी करना चाहेंगे, तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसी के कारण जो आयोनिक बॉन्ड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो लिखने के लिए बहुत ही बढ़िया शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। कहां से लिखोगे, याद है? चलिए, हाँ, अच्छा, यहां सही है जी। अब यहां पर एक कंपाउंड तैयार हो गया, कौन सा? NaCl। कौन सा कंपाउंड तैयार हो गया? NaCl। अब देखो यहां पे कैसे, इसको देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में यहां पे है Na और यहां पे क्या है? Cl। हेलो, अब सुनो, यहां पे मेटल को डॉट के फॉर्म में लिख देते हैं, कोई जरूरी नहीं है, हम बस बोल रहे हैं ऐसे लिखा जाता है, कोई जरूरी नहीं है। मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में और नॉन मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस के फॉर्म में। तो यहाँ पे 1, 2 और 1 3 हो गया। इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके यहां पर बगल में ले जाके रख देंगे। 2 4 6 पहले से था, इबला यहाँ पे आ जाएगा 8 हो जाएगा। इसको ऐसे करके और यहाँ
और ई वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो 8 में हो जाएगा। अरे 7 तो पहले से था, 2 4 6 और 1 7, और ई वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन गया हुआ है? ये ऐसे, और इसमें डॉट, जल्दी से इसको छाप दो, तो जल्दी से छाप दो। और बगल तुम लोग का ऐसे ड्रामा रहता है, यहाँ क्या आ जाएगा Na+, और यहाँ Cl पे पहले यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन दिखा देना। इसका ब्रैकेट से बाहर प्लस माइनस लगा दो क्या? हाँ ठीक है, वो ऐसे लिखो ना, फिर इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है, इसी चीज को देखो यहाँ, हेलो, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। कहीं यहाँ ऐसे लिखा मिलेगा, जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दिए। देखो Na, इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा दिए? प्लस, और Cl का 7 को क्रॉस तो पहले से था, और इबला जो एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ था, वो एगो बिंदु यहाँ पे दे दिए, तो हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और इस पे क्या साइन रह गया? माइनस का। ये बन गया आयोनिक बॉन्ड। अभी सब कुछ कुछ हम हिंदी में लिख देते हैं ताकि बाद में पढ़ो तो समझ में आ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकेंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ये। तो सबसे ज्यादा कौन होता है? तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से यहां बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में लिख देंगे यहाँ पे, आयोनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? whenever metals react with non-metal, transfer of electrons from metal to non-metal takes place and bond is formed. Whenever metals react with non-metals, electron is transferred from metals to non-metals. The bond formed is known as ionic bond. क्लियर हो गया? चलिए एक आधु को और दे दे एग्जाम्पल बनाने के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड बनाओ तो सब लोग, कौन सा बॉन्ड बनाएगा आप किसके बीच में? कैल्शियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बॉन्ड बनाओ। जैसे ये क्या बनाए? NaCl बनाए जी, वैसे कैल्शियम ऑक्साइड बनाओ। चलो यहाँ पे देखो एक बना आयरन, कहाँ गया जी? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना था किसका? सोडियम का। लिख दोगे सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम का लिखवा दिए यहाँ पर भी। ठीक है, सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO। MgO तो अब बना लोगे, ये जो बनाने के लिए सिखा दिए। ठीक है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, Na2O अभी नहीं बना पाओगे, वो बनाने के लिए सिखाएंगे।
ठीक है, फिलहाल ये CaO बना लो, कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, कोई बड़ा बात तो है नहीं। कैल्शियम यहाँ ले लेते हैं और यहाँ क्या प्लस लिख करके यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीजन। कैल्शियम का कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लास्ट सेल में 2, तो 2 डॉट लगा दिए। और ऑक्सीजन का लास्ट सेल में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 और 6। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया जी, हेलो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए ऐसे करके। अब यहां से क्या बन जाएगा, कैल्शियम एक डब्बा में रहेगा और इसका क्या दोनों इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन नहीं ना रहा, इसीलिए इसका डब्बा में इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। तो कितना इलेक्ट्रॉन भागा जी इसके पास से, 2, तो 2 प्लस कर दिए। ठीक है, अब यहां पर एक डब्बा में लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास पहले से कितना क्रॉस था, 6, 2 4 6। अब क्या 2 डॉट इसके पास आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 डॉट लगा देंगे और इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है तो 2 माइनस लगा देंगे, बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, खत्म हो गया, इतना इजी था। ठीक है, ये सब अगर याद रहा तो भूलाल भटकाल कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है, समझ गए। हाँ, सब अगर याद रहा तो बहुत टफ चीज नहीं है। ठीक है, आएगा तो फ्री का नंबर देके जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट याद है तो, क्योंकि इसमें थोड़ा भी गलती हुआ मार्क्स कट जाएगा, समझे। इसमें कुछ है ही नहीं, उसमें भी अगर गलती कर देते हो तो। फॉर्मेशन ऑफ Na2O क्या है यहाँ पे, अच्छा इसमें ऐसा लग रहा है ना, इसमें ऐसा देखने से नहीं लग रहा कि सर जब भी जैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तभी ऐसा हो पाएगा। अगर एक वो ऐसा मेटल है जो एक ही इलेक्ट्रॉन एक बार में दान कर सकता है और एक नॉन मेटल ऐसा है जो एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो क्या उसके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, बन सकता है। तो वही चीज के लिए यहां पर देखो आया Na2O। ठीक है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ये देने का क्षमता है और ऑक्सीजन एक बार में ले कितना इलेक्ट्रॉन सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए एक अकेला सोडियम काफी होगा, नहीं होगा, इसीलिए कितना सोडियम लगेगा इसको, 2 सोडियम, समझ गए। दोनों सोडियम का 1-1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो यहां पे लिखते हैं सोडियम, यहां पे क्या लिखते हैं सोडियम, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहां लिखते हैं सोडियम और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां प्लस का साइन लगाते हैं और यहां पे लिखते हैं ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। क्या सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, क्या सोडियम ये वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा। ठीक है, देखो कितना बढ़िया बढ़िया फिगर लग रहा है, सब लग रहा है। चलो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, यहां पर क्या एक बॉन्ड बनेगा, यहां बन गया क्या जी, सोडियम, क्या बन गया, सोडियम। लेकिन कितना सोडियम, तो ये डब्बा में तो सोडियम ही लिखाएगा, डब्बा में क्या लिखाएगा, क्या इसका डॉट वाला अब ये चीज बचा है, नहीं बचा, ये तो दे दिया था ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। कितना सोडियम था, 2, तो 2 यहां लिखाएगा। हर सोडियम के पास कितना कितना प्लस गया है, 1-1 प्लस गया, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। याद रखना, देखो अब इसमें है याद करने वाला चीज, सब तो फिर भी ठीक था, ये वाला याद करने वाला चीज नहीं तो तुम लोग 2 प्लस यहां से, 1 प्लस यहां, 2 प्लस यहां पर नहीं। सोडियम के पहले 2, क्यों, क्योंकि 2 सोडियम आया, हर सोडियम पे कितना पॉजिटिव जाएगा, 1-1 पॉजिटिव जाएगा। और उसके बाद फिर एक दूसरा डब्बा, यहां पर क्या है जी, ऑक्सीजन, पहले से कितना इलेक्ट्रॉन था इसके पास, 2 2 4 और 2 6 और 2 डॉट वाला इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, ट्रांसफर हुआ है ना इलेक्ट्रॉन 2, तो इसीलिए इसको डॉट के फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि दिखे कि हाँ 2 इसके पास आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो यहां पर क्या लगा देंगे, 2 माइनस। क्लियर हो गया, चलिए छाप दीजिए अगर नहीं बन पाया था तो। बोलो बोलो, जैसे हमको यहां पर सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन आया ऐसा नहीं बोलना है, हम लोग यहां पर ये अगर हम लोग को बोला जाता कि सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनाओ या सोडियम और ऑक्सीजन की मदद से एक कंपाउंड बनाओ, ठीक है, तो कैसे बना सकते थे, तो हमारा दिमाग में आता कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 सोडियम नहीं 2 सोडियम लगेगा, तो 2 सोडियम आ जाएगा, इसीलिए Na2O लिखाया। इसीलिए क्या लिखा है, Na2O। जरूरी नहीं है कि ये दे दे ऐसे ऐसे बोल करके क्वेश्चन पूछे, वहां पर बोल देगा कि एक कंपाउंड बनाओ विद द ट्रांसफर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स और वो कंपाउंड सोडियम और ऑक्सीजन का हो, समझे? तो तुम्हारा दिमाग से ये चीज आना चाहिए अंदर से कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम एक ही दे सकता है, तो सोडियम कितना लगेगा? 2 गो, तो Na2O। अब 2 सोडियम लगेगा तो 2 अलग अलग सोडियम का एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन बारी बारी इसके पास जाएगा, ऐसे। कोई और डाउट है? चलिए इसके बाद प्रॉपर्टीज। हाँ एक चीज देखो यहाँ पे, कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड जो है वो कैसे बनता है? तो बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर्स के वजह से आयोनिक कंपाउंड तैयार होता है। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे बस आज, डिवीजन नहीं मालूम। हाँ चलो इधर देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड समझते हो क्या होता है? नमक देखे हो ना? बस उसी को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, पाउडर पाउडर के जैसा है लेकिन पाउडर एग्जैक्टली नहीं है, है ना, दाना दाना सा है ना, उसी को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, हाँ कोई कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड मोटा मोटा भी होता है, समझे? आइस क्यूब जितना मोटा हो सकता है, या फिर ये शुगर क्यूब्स देखे हो? चीनी का जो रहता है गोल गोल सा, है ना वो। हाँ हाँ, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है? ज्यादा होता है। अब क्यों होता है ये भी रीजन यहाँ लिखा होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो पूरा रीजन इसका दे दिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? क्यों होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पहले बता देंगे, क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द ये ट्रांसफर ऑफ, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, यहाँ पर मतलब कि इन ये सॉल्युबल इन वाटर बोल दिया लेकिन इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। अब ये नहीं समझना है कि घर का जो शराब वगैरह होता है उसमें इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, घर में जो हम लोग के पास शराब अगर होगा, बिहार में तो बंद रहता है नहीं, लेकिन सबके घर में फिर भी रहता है लगभग, मतलब जो आदमी है वो अपना यूज कर रहा है। ठीक है, अब जो इनसॉल्युबल अल्कोहल बोला तो जा रहा है, लेकिन वो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल होगा उसमें, हम लोग के घरों में जो अल्कोहल मौजूद है, ठीक है, वो उस अल्कोहल में वाटर मौजूद होता है, लगभग 60% वाटर मौजूद होता है, समझे। इसके वजह से उस सब अल्कोहल में नमक घुल जाएगा। ये नहीं कि सोचना आज एगो एक्सपेरिमेंट करिए देते हैं, घर में एगो डिब्बा पड़ा हुआ है शीशी, उसमें अल्कोहल है, ठीक है, उसमें घोर देते हैं नमक, जहां रात में पैक बनाने के लिए बैठे पता चला ये नमक कैसे लग रहा है, पूरा टेस्ट चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि घुल जाएगा उसमें। ठीक है, एग्जैक्टली अल्कोहल नहीं होता हम लोग के घर में, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल हम लोग घर में नहीं होता। हम लोग घरों में अल्कोहल पीने लायक होता है, समझे, या जहां कहीं भी इधर अल्कोहल है, शराब है, तो पीने लायक होता है। पीने लायक अल्कोहल बनाया जाता है बाय एडिंग वाटर इनटू इट, समझ गए। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। हेलो, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं होगा, मतलब पानी का ये पानी बोलते हैं, नमक का एक पैकेट रखा हुआ है, आयुष नमक का एक पैकेट रखा हुआ है, ठीक है, वहां से तार निकाल करके लाया बोर्ड से, नमक का पैकेट में डाले, फिर तार यहाँ से आगे लेके जाएंगे, तो क्या आगे बल्ब जो होगा वो जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में अभी नमक था, सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड रखा हुआ था, सॉलिड फॉर्म में अगर आयनिक कंपाउंड रखा हुआ है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब तक इसको पानी में नहीं डालेंगे, पानी में डालेंगे ना तो ये अपना आयंस में टूट जाता है, जैसे कि सोडियम NaCl ही है, NaCl को ही बार बार समझ रहे हैं, तो इसको कहां डाल देंगे अगर जो पानी में, तो Na+ और Cl- टूट जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या चार्ज आ गया इसके पास, अरे चार्ज आ गया जी, मतलब इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर मूव कर रहा है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास आ गया ना, जिसकी वजह से अब कंडक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, यहाँ लिख दो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेकिन यहाँ कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट मतलब पिघला हुआ, है ना, बहुत ही हाई टेम्परेचर देंगे ना नमक वगैरह को तो पिघल जाएगा। हम लोग जो नमक घोल देते पानी में तो एक्वस फॉर्म हो गया, वो क्या हो गया? एक्वस स्टेट। पानी में किसी चीज को मिला देते उसको क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन मोल्टेन यहाँ पे बोला, मोल्टेन मतलब पिघला देना, मतलब कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर उसको दे करके पिघला देना, समझ गए। अब यहाँ पे हाँ, तो बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट। क्यों कंडक्ट हो जाता है? बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हो जाता है खत्म। ठीक है, क्या खत्म हुआ? अभी सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड तक खत्म हुआ। कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं मेटलर्जी।
मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, उसको शुरू करेंगे। और ये एक लेक्चर जाएगा कि 2 लेक्चर, क्योंकि हम लोग पढ़ते बहुत धीरे धीरे, हम पढ़ाते बहुत एक ही चीज को बार बार बोल करके हैं, तो टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है।